हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास ईवीएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में ईवीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है जीईजी के लिए। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। तो सिंपली देखो, जब भी हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए कोई भी डाटा इकट्ठा करते हैं तो उस डाटा का एक सेंटर पॉइंट होता है, एक मिड पॉइंट होता है, जिसके आसपास जो है बाकी की वैल्यूज घूमती है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमने रिसर्च करनी थी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स कितने आते हैं। तो मान के चलो आपने 5 स्टूडेंट्स का यहाँ पर डाटा जो है वो इकट्ठा किया, जिनके मार्क्स है 30, 40, 50, 60 एंड 70। ठीक है। उसके बाद आपने इसका एक एवरेज कैलकुलेट किया। क्या क्या लिया? एवरेज। तो मान के चलो वो एवरेज कितना है? 50 है। यानी कि ये डाटा का क्या है? एक मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, जिसके पास बाकी की वैल्यूज जो है वो घूमती है। तो आप देखोगे कि 50 के अराउंड हमारी बाकी की वैल्यूज है, जैसे 40, 60, 30 एंड 70। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली कुछ टूल्स होते हैं जिनका यूज करके हम डाटा का सेंटर और मिड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने इस डाटा का एक एवरेज कैलकुलेट किया, जिससे हमने डाटा का मिड पॉइंट कैलकुलेट किया। तो ये एवरेज क्या है? एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसको हम मीन भी कहते हैं। ऐसे ही और सारे बहुत सारे हमारे पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जिसका यूज करके हम डाटा का मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। सिंपली अगर यहां पर कहें तो ये क्या हुआ? एक टूल हुआ जिससे आप डाटा को और बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। क्लियर है? अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर्ली मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिफाइन कर रही है? पहली स्टेटमेंट क्या है? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर स्टैटिस्टिकल मेजर that give a single value that represent the center midpoint of the data set। तो बेसिकली ये कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं जो कि डाटा के अंदर हमें एक सिंगल पॉइंट प्रोवाइड करते हैं, जो कि डाटा का मिड पॉइंट और सेंटर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। जैसे एग्जांपल में देखा था, 50 क्या थी? एवरेज थी। ये डाटा का मिड पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था। तो ये एक सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट करी थी डाटा के मिड पॉइंट को। तो ये हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था। कौन सा था? मीन। उसके बाद दे प्रोवाइड इंसाइट इनटू टिपिकल और सेंट्रल वैल्यू अराउंड विच डाटा पॉइंट टेंड टू क्लस्टर। तो ये हमें सेंट्रल वैल्यू प्रोवाइड करती है, जिसके आसपास बाकी जो वैल्यूज होती है वो घूमती है, अपना एक ग्रुप बनाती है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है? The three main measures of central tendency are mean, median and mode। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो इन तीनों के बारे में ही हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे क्वेश्चंस की हेल्प से। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, तीन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? मीन, मीडियन, मोड। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। यानी कि ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिफाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? इसमें से कौन सी हमारी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है? पहला मीन, मीडियन,
रेंज और मोड। तो मैंने आपको बताया कि तीन इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन से हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। तो जो रेंज है वो हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज अ रिक्विसाइट ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होने में क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। यानी कि हम कब मानेंगे कि ये पर्टिकुलर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो बेस्ट है, गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। तो पहला कह रहा है इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। यानी कि एक गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सिंपल होना चाहिए ताकि हम आसानी से इजीली उसको समझ पाए और इंटरप्रिटेट कर पाए। साथ ही साथ वो इजीली कैलकुलेशन भी उसकी इजी होनी चाहिए, हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा। यानी कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, वो डाटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज है उसके बेस पर जो है वो कैलकुलेट किया होना चाहिए। यानी कि वो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो डाटा के अंदर सभी ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद इट शुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ द सैंपलिंग। यानी कि जो सैंपलिंग में फ्लक्चुएशन आती है उसकी वजह से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पे जो इम्पैक्ट है वो कम से कम पड़ना चाहिए, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आनी चाहिए। तो ये भी हमारे स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ये भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, इट शुड नॉट बी अनडली अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। यानी कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक्सट्रीम वैल्यू से कैलकुलेट नहीं की गई होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, अगर वैल्यूज है 2 4 6 8, इससे अगर आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट किया तो वो अच्छा है। पर अगर आपने यहाँ पर एक वैल्यू है 2 4 6 एंड 100, इससे कैलकुलेट किया है, यानी कि इसमें एक एक्सट्रीम वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो ये हमारा यहाँ पर अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होता है। तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक अच्छे गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। Next question. Dash is the common type of mean and it's sum of all values in a data set divided by number of values। यानी कि इसमें से कौन सी हमारी मीन की जो टाइप है वो कॉमन टाइप है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए डाटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज होती है उसका हम सम करते हैं और उसको नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या है, ए कह रहा है अरिथमेटिक मीन, ऑप्शन बी कह रहा है ज्योमेट्रिक मीन, ऑप्शन सी कह रहा है हार्मोनिक मीन, और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, अरिथमेटिक मीन इज अ करेक्ट आंसर। तो अरिथमेटिक मीन बेसिकली क्या है, एक सिंपल एवरेज है। कोई भी डाटा सेट है, जब आप उसका एक सिंपल एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा अरिथमेटिक मीन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए 30 40 50 60 70, ये हमारा एक डाटा सेट था, ठीक है। जब आपने इसका एक सिंपल एवरेज कैलकुलेट किया तो मान के चलो वो क्या है, 50 है। तो ये 50 हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा अरिथमेटिक मीन जो है वो कहलाता है। और बाकी की ये जो जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट टाइप्स है मीन की। यानी कि तीन इंपॉर्टेंट टाइप्स होती है मीन की, जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड बाय। जो अरिथमेटिक मीन होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन ए, टेकिंग द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। यानी कि जो हमारे पास डाटा सेट अवेलेबल होता है उसकी मिडल वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, मीन को हम कैलकुलेट कर लेंगे। या फिर एडिंग द ऑल वैल्यूज इन द डाटा सेट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। यानी कि आपके पास जो भी डाटा है उसकी जो भी वैल्यूज है उसको आप पहले ऐड कर लो, सम कर लो, उसको नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ डिवाइड कर दो, फिर मीन मिल जाएगा। या फिर आइडेंटिफाइंग द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू इन द डाटा सेट। डाटा सेट के अंदर जो डाटा जो वैल्यू बार बार अकर हो रही है, सबसे ज्यादा बार अकर हो रही है, वो हमारा मीन कहलाएगा। या फिर अरेंजिंग द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड सिलेक्टिंग द मिडिल वैल्यू। पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट कर लो, फिर मिडिल वैल्यू को सिलेक्ट कर लो। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अरिथमेटिकल मीन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा क्या है कि जितने भी वैल्यूज है उसको सम कर लो और नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ उसको डिवाइड कर दो। अब इसको एक प्रॉपर एग्जांपल की हेल्प से हम यहाँ पर समझेंगे। तो एग्जांपल देखो क्या है, हमारे पास स्टूडेंट का डाटा गिवन है, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है। उसके मार्क्स गिवन है 85 72 90 68 58 93 85 79 88 और 82। अब इसका हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो सिंपल फॉर्मूला हमारे यहाँ पर क्या है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन, जिसके अंदर जो हमारा एक्स है वो क्या है, मार्क्स है, और सिग्मा ऑफ एक्स क्या है, इनका टोटल। इसका जब हम टोटल निकालेंगे वो हमारा सिग्मा ऑफ एक्स है,
डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, जितने यहाँ पर वैल्यूज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिग्मा ऑफ एक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो हम इनको एक्स को सम करेंगे। 85, 85 प्लस 72 प्लस 90, 68, 58, 93, 85, 79, 88, 82। तो ये हमारा जो सम निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, 800, यानी कि जो सिग्मा ऑफ एक्स है वो कितना है, 800, ठीक है। उसके बाद एन की वैल्यूज कितनी है, तो वो ऑलरेडी हमें पता है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 10 है ना। तो यहाँ पर हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 80 आएगा। कितना आएगा, 80 आएगा। और ये हमारा क्या है, अरिथमेटिक मीन। क्या है, अरिथमेटिक मीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कंसीडर द मार्क्स स्कोर्ड बाय 20 स्टूडेंट इन सर्टेन एग्जामिनेशन एंड कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स गिवन है, अब हमें इससे अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जो पहला हमने क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन था अनग्रुप डाटा, यानी कि यहाँ पर जो डाटा गिवन था वो सिंगल सिंगल वैल्यू में गिवन था, उसके ग्रुप नहीं बनाए हुए थे। जैसे स्टूडेंट 1 है उसके 85 मार्क्स हैं, स्टूडेंट 2 है उसके 72 मार्क्स हैं। तो इसको हमने इस सिंपल फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लिया। पर जब भी हमारे पास ग्रुप डाटा होता है, यहाँ पर आप देखोगे कि डाटा का ग्रुप बना हुआ है, यानी कि 40 मार्क्स के 3 स्टूडेंट्स हैं, 50 मार्क्स के 2 स्टूडेंट्स हैं, 60 मार्क्स के 5 स्टूडेंट, यानी कि हमने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया मार्क्स के बेस पे। तो ये हमारा क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है। क्या होता है, ग्रुप डाटा होता है। और ये हमारी एक डिस्क्रीट सीरीज भी, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एन, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जरूरत है एफ एक्स की, कि उसके बाद ही हम सिग्मा ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एफ एक्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पर देखो जो मार्क्स है वो क्या है, हमारे एक्स है, ऑब्जर्वेशन है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी बारी यहाँ पर वैल्यू अकर हुई है, ठीक है। तो वो कितने हैं, 3। एफ एक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक्स को एफ के साथ, यानी कि मार्क्स को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो फटाफट से हम इसको यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 40, 40 इंटू 3, ये कितना आएगा हमारा, 120, ठीक है। उसके बाद 50 इंटू 2, ये हमारा कितना है, 100। उसके बाद 60 इंटू 5, 60 इंटू 5, ये हमारा कितना आएगा, 300, ठीक है। उसके बाद 70 इंटू 6, 70 इंटू 6, ये कितना है, 420। और 80 इंटू 4, 80 इंटू 4, 320, ठीक है। तो ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, एफ एक्स। कैसे कैलकुलेट किया है, एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करके। अब हमें सिग्मा ऑफ एफ एक्स कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका टोटल कैलकुलेट करना है। तो फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 120 प्लस 100 प्लस 300, उसके बाद 420 और 320, तो ये हमारा कितना आ गया, 1260। कितना आ गया, 1260। उसके बाद हमें चाहिए सिग्मा ऑफ एक्स। सिग्मा ऑफ एक्स का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, इसका टोटल। तो इसका टोटल ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 20, यानी कि 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो दोनों वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूले में उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स कितना है, 1260। और सिग्मा ऑफ एफ कितना गिवन है, वो है हमारे पास 20। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम जब सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 63। क्या आएगा, 63। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो अगर आपके पास ग्रुप डाटा है और डिस्क्रीट सीरीज है, तो वहां पर इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कंसीडर द मार्क्स स्कोर्ड बाय 20 स्टूडेंट्स इन सर्टेन एग्जामिनेशन एंड कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पर मार्क्स गिवन है, 30 टू 40 में 3, 40 टू 50 में 2, 50 टू 65, 60 टू 76 एंड 70 टू 84। तो क्वेश्चन देखो पहले जैसे ही आपको दिख रहा होगा, पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो सीरीज है वो कंटिन्यूस है, यानी कि 30 से 40 के बीच में 3 आ रहे हैं, 40 से 50 के बीच में 2 आ रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। अब इसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा सेम होता है, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, तो पहले वाले क्वेश्चन के अंदर जो x की वैल्यू थी वो हमें डायरेक्टली गिवन थे, जो स्टूडेंट के मार्क्स गिवन थे। पर यहाँ पर हमें x की वैल्यू गिवन नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 30 टू 40 गिवन है। अब इसमें से x कौन है वो हमें पता नहीं है, तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे,
तो 30 प्लस 40 प्लस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इनकी मिड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाय 2 35 आ गया। ऐसे ही 40 प्लस 50 इंटू 45 90 डिवाइडेड बाय 2 45 आ जाएगा। सी 55 65 एंड 75। तो पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंस क्या था? फॉर्मूला तो सेम है पर हमें एक्स कैलकुलेट करना पड़ रहा है। पहले हमारे पास ऑलरेडी गिवन होता था। कैसे कैलकुलेट किया वो बता दिया मैंने। 30 40 प्लस डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इनकी मिड वैल्यू को हमें कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद हमारी यहाँ पर क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ये हमारी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी गिवन है? 32564। 32564, तो ये हम भर लेते हैं यहाँ पर 32564। ये हमारी क्या है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। 32564। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? एफ एक्स चाहिए, क्योंकि हमें सिग्मा ऑफ एफ एक्स की जरूरत है ना। वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो ऑलरेडी हमने आपको बताया हुआ है। वो क्या है? एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 35 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 105। 45 को 2 के साथ, तो ये तो हमारा 90 सीधा सीधा आ गया। 55 को 5 के साथ, तो ये कितना है? 275। ये कितना है? 275। उसके बाद 65 को 6 के साथ, 65 इंटू 6, ये हमारा कितना है? 390। ओके। उसके बाद 75 को 4 के साथ, 75 को 4 के साथ। ठीक है। तो ये कितना है? यहाँ पर 300। ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन समझ आ सके। ठीक है। हो सकता है पहले डाटा फिल कर देते पर समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने सिंगल सिंगल वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखा दी। अब इसे हमें क्या करना है? सम करना है। इसका हमें क्या करना है? टोटल करना है। तो 105 प्लस 90 प्लस 275, 390 और 300। तो ये कितना आ रहा है? 1160। कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर? 1160। तो ये एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद जो हमारी सिग्मा ऑफ एफ एफ है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो ऑलरेडी हमें पता है कि वो 20 है। ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एफ एक्स हमने कितना कैलकुलेट किया है? 1160। ठीक है। सिग्मा ऑफ एफ हमारे पास कितना के बना है? 20 को पहले वाले क्वेश्चन जैसा सेम ही है, इसको डिवाइड कर देना है 20 के साथ। तो ये कितना है हमारे यहाँ पर? 58। कितना है? 58। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। 58 हमारा क्या है? अरिथमेटिक में। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप के क्वेश्चन किए। मैंने सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करवाए, पर तीनों डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कराए, ताकि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है, बस थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना है ताकि आप सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 58, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये जो क्वेश्चन है वो इन तीनों क्वेश्चन से डिफरेंट है। मैंने कोशिश की है कि आपको जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊं वो डिफरेंट डिफरेंट करवाऊं, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्लियर हो जाए। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? गिवन है, मीन गिवन है। पहले हम मीन को कैलकुलेट करते थे, यहाँ पर मीन गिवन है। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की। तो आप यहाँ पर देखोगे कि 30 टू 43, 40 टू 52, 50 टू 60 एक्स, इसकी वैल्यू ही नहीं गिवन है। ठीक है। 60 टू 76, 7 टू 84, तो इस एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले जो चीज है कि जो फॉर्मूला है वो हमारा सेम रहेगा। जो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा जो हमने ऊपर यहाँ पर किया है। कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है फॉर्मूला हमारा क्या होता है? सिग्मा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ। ठीक है। तो यहाँ पर कार्ल मार्क मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया, यानी कि जो मिड वैल्यू है वो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि जब भी कंटिन्यूस सीरीज होगी तो सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी और एफ एक्स। ठीक है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हमारी यहाँ पर कितनी है? 3 2 x, 3 2 x एंड 6 4। ठीक है। अब हमें चाहिए x4। अब हमें चाहिए यहाँ पर एफ एक्स। एफ एक्स कैसे आएगा हमारा? एफ एक्स कैसे आएगा? एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 35 को हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 35 इंटू 3, ये कितना है? 105। ये हमारा क्या है? 90 है। ये हमारा एक्स ही है, तो इसको हम 55x ही लिख देंगे। ठीक है। 55 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके 55x लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा 65 को 6 के साथ, 65 इंटू 6, ये कितना है? 390। ठीक है। और हमारा 75 को 4 के साथ, 75 को 4 के साथ, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 300। ठीक है। अब हम फटाफट से इसका सम कर लेते हैं, इसका प्लस कर लेते हैं, क्योंकि हमें सम चाहिए इनका। ठीक है। तो
हमारा पहला यहाँ पे आता है 105 प्लस 90 प्लस हमारा यहाँ पर 390 प्लस 300, तो ये कितना है 885 प्लस 50x को हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल कर लेना था 3 2 5 11 एंड 4, ये हमारा कितना आ गया 15, 5 6 11, हाँ ये हमारा 15 है, प्लस हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ये एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है, तो x बार इज इक्वल टू हमारा क्या है सिग्मा ऑफ fx डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ f, ठीक है। अब यहाँ पर हमें fx की वैल्यू पुट करनी है, वो कितनी है 85 885 प्लस 55x डिवाइडेड बाय हमारा क्या होगा सिग्मा ऑफ f, वो कितना है 15 प्लस x, क्या है 15 प्लस x। अब हमें यहाँ पर मीन की वैल्यू गिवन है, वो कितनी गिवन है हमें, मीन की वैल्यू गिवन है 58, 58 हमें यहाँ पर लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद इसको एज इट इज लिखना है, इसको एज इट इज 885 प्लस 55x, और इसको इधर ले आना है, इधर आके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे डिवाइड में है ना, बराबर की इस साइड आके ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ठीक है। और ये एज इट इज हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 58 को जब हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 870 आता है, और यहाँ पर 58x आता है, ठीक है। तो 85 प्लस 55x, ठीक है, ये एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको उधर ले जाना और इसको इधर ले आना, यानी कि 55 8 यहाँ पर इसको इधर लेके ये यहाँ पर आके माइनस में आ जाएगा, तो ये सिंपल मैथमेटिक है। और 85 यहाँ पर ऐसे ही रखना है, और 870 को उधर ले जाना है, 870 को उधर ले जाना है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना आ गया हमारा 3x, और ये कितना है अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें 885 माइनस 870, तो ये कितना आ गया 15 आ गया, तो x इज इक्वल टू, अब 3 को इसके नीचे ले जाएंगे 15 डिवाइडेड बाय 3 तो 5, तो हमारा 5 क्या आ जाएगा, ये हमारी मिसिंग वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है कि सिंपल इसको प्लस कर देना है, हमारी f को x के साथ मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू एज इट इज ले लेनी है, उसके बाद उसको सिंपल मैथमेटिक्स का यूज करके उसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एवरेज मार्क ऑफ अ ग्रुप ऑफ 200 स्टूडेंट इन इंग्लिश आर 60 एंड फॉर अदर ग्रुप ऑफ 100 स्टूडेंट द एवरेज मार्क्स वाज 80, फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑफ कंबाइंड ग्रुप ऑफ 300 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझो, हमारे पास 300 स्टूडेंट्स है, जिसमें से 200 स्टूडेंट्स का एक ऐसा ग्रुप है जिनके जो एवरेज मार्क्स है इंग्लिश में वो 60 है, और 100 स्टूडेंट का एक ऐसा ग्रुप है जिसके एवरेज मार्क्स कितने हैं 80 है, ठीक है। हमें इन दोनों का कंबाइंड एवरेज मार्क्स जो है वो कैलकुलेट करना है। टेक्निकल भाषा में कहूं तो यहाँ पर हमें कंबाइंड मीन की जरूरत है, कंबाइंड मीन की जरूरत है। अभी कंबाइंड मीन क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब दो सैंपल के मीन को हम ऐड कर देते हैं, मीन को ऐड करके एक मीन बना देते हैं, तो वो हमारा कंबाइंड मीन कहलाता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे पास दो सैंपल गिवन है 200 स्टूडेंट का, और उसका मीन गिवन है 60, और हमारे पास एक 100 स्टूडेंट का सैंपल गिवन है, उसका मीन है 80, ठीक है। अब इन दोनों मीन को जब हम कंबाइन कर देते हैं, उससे जो सिंगल वैल्यू निकल कर आती है वो हमारा कंबाइंड मीन जो है वो कहलाता है। अब उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक पूरा फॉर्मूला होता है, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। तो कंबाइंड मीन का जो मीनिंग है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया। तो फॉर्मूला क्या है, यहाँ फॉर्मूला क्या है, कंबाइंड मीन 1 2 इज इक्वल टू n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 2, यानी कि जब हमारे पास दो सैंपल गिवन हो, दो मीन गिवन हो, ठीक है, और उनका कंबाइंड मीन कैलकुलेट करना है, तब हमें ये वाला फॉर्मूला जो है वो लगाना है। अब इसके अंदर जो वैल्यूज है उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं n1 की। n1 क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल वन, नंबर ऑफ वैल्यूज इन सैंपल वन। जैसे सैंपल वन के अंदर 200 स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारा क्या है n1 है, ठीक है। उसके बाद ये जो x1 है वो क्या है सैंपल वन का मीन, यानी कि इसका मीन यहाँ पर एवरेज कितना है 60 है। उसके बाद n2 क्या है सैंपल टू में जितनी वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज है वो कितनी है 100 है, और x2 क्या है हमारा यहाँ पर मीन है उसका, वो कितना है 80 है। तो सारी वैल्यूज हमें मिल चुकी है, अब हमें इनको सॉल्व करके आंसर निकालना है। कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे देखो n1 कितना है हमारा 200, n2 हमारा एवरेज कितना है 60 है, प्लस प्लस करना है हमें यहाँ पर n2 कितना है 100, एंड x2 कितना है वो है हमारा यहाँ पर 80, ठीक है। डिवाइड करना है यहाँ पर 200 n1 प्लस 100 n2, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें
तो 200 इंटू 6 ये कितना आ रहा है 1200, सॉरी 200 इंटू 60 कर रहा हूँ 12,000, ये 12,000 आ रहा है। उसके बाद 100 को 80 के साथ, तो ये हमारा क्या है 8,000, डिवाइड करना है 300 के साथ, ठीक है। तो 12,000 प्लस 8,000, ये हमारा कितना आ गया 20,000। यहाँ पे लिख देते हैं 20,000 डिवाइडेड बाय 300, 20,000 डिवाइडेड बाय 300। जब हम इसको 300 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ रहा है 66.66%। तो ये हमारा क्या है कंबाइंड मीन है। तो आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन बी रहेगा। तो इस तरीके से आप आसानी से कंबाइंड मीन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है n1 x1 प्लस n2 x2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देखो क्या है, इन अ प्राइवेट फिटनेस क्लब देयर आर 300 मेंबर्स इंक्लूडिंग 150 adults, 100 teenagers and 50 children. The average weight of adult teenager children are 70 kg, 55 kg, 40 kg respectively. Find out the average weight of combined group. तो यहाँ पर भी हमें कंबाइंड मीन ही कैलकुलेट करनी है, पर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमें तीन मीन को सम करके कंबाइंड मीन जो है वो कैलकुलेट करनी है। जैसे आप देखोगे हमारे पास तीन सैंपल गिवन है, 300 में से 150 अडल्ट के सैंपल, 100 टीनेजर्स के और 50 चिल्ड्रन के। 70 केजी ये पहला मीन, 55 केजी सेकंड मीन और ये थर्ड मीन। अब इसको ऐड करके हमें एक कंबाइंड मीन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जैसे हमने ऊपर किया था, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 आ जाएगा, यानी कि तीन मीन है तो तीन n1 तीन n आ जाएंगे और x3 भी आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर n और x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले n1 की बात करें, n1 कितना है 150 है, उसका मीन कितना है, उसका मीन यहाँ पर कितना है x1 का, वो है हमारा यहाँ पर 70 केजी, ठीक है। उसके बाद n2 कितना है 100 टीनेजर्स है और x2 कितना है वो है हमारा यहाँ पर 55 केजी। उसके बाद n3 हमारा कितना है 50 और x3 कितना है वो हमारा है 40 केजी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर n1 150 इंटू एक्स बार उसका कितना है 70 प्लस 100 इंटू 55 के जी एक्स जो है उसका। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 50 इंटू 40, ठीक है। अब डिवाइड कर देना इसको n1 कितना है 150 प्लस 100 प्लस यहाँ पर 50। अब इसको जब जल्दी से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो 150 इंटू 70, 150 इंटू 70, तो ये कितना आ रहा है 10,500। उसके बाद ये आ रहा है हमारा 5,500, ये आ रहा है 50 इंटू 40, 50 इंटू 40, ये आ रहा है 2,000। डिवाइड करना है हमारा ओवरऑल 300 के साथ, 300, ठीक है। तो 10,500 प्लस 5,500 प्लस 2,000, 18,000। ये हमारा कितना आ रहा है 18,000। इसे डिवाइड करना है 300 के साथ, 18,000 को हमें 300 के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये कितना आएगा 60। तो यहाँ पर हमारी जो कंबाइंड में निकल कर आई है वो कितनी है 60। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे आपको अगर जितने मर्जी मीन दिए जाएं आप आसानी से इस फॉर्मूले को यूज करके कंबाइंड मीन को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ टेस्ट वाज कैलकुलेटेड टू बी 82। हाउएवर it was later discovered that one score of 90 was misread 60। find out the corrected average score। तो ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट्स का डाटा इकट्ठा किया था, उसका एवरेज कैलकुलेट किया था, वो कितना था 30, और सॉरी वो कितना था 80। 30 स्टूडेंट्स है टोटल, उनका एवरेज स्कोर कितना था 82। पर जब हमने एवरेज स्कोर कैलकुलेट कर लिया तो बाद में पता लगा कि जो 90 स्कोर था ना उसको हमने एज अ 60 रिकॉर्ड कर लिया। यानी कि स्टूडेंट के मार्क्स आए थे 90 पर हमने रिकॉर्ड कर लिया उसको 60 और उससे मीन कैलकुलेट कर दिया। इससे क्या हुआ हमारी जो मीन कैलकुलेट हुई है वो गलत है क्योंकि उसमें एक नंबर जो है वो गलत रिकॉर्ड हमने किया है। अब उसे हमें करेक्ट करना और करेक्ट मीन कैलकुलेट करनी है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो हमारे टोटल वैल्यू होती है यानी कि जो हमारी वैल्यूज का सम होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। देखो 30 स्टूडेंट है
और एवरेज कितना है, एवरेज हमारा 82 निकल कर आया, ठीक है। तो जो गलत सम निकला था हमारा, जो टोटल निकला था वो कितना था यहाँ पर 30 इंटू 82, वो कितना है 2460। यानी कि जब हमने पहले मीन को कैलकुलेट किया था गलत वैल्यू के साथ, तो हमारी जो टोटल वैल्यू निकल कर आई थी, सम ऑफ वैल्यूज निकल के आया था, वो कितना था 2460, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एक ऐसा टोटल चाहिए जो कि करेक्ट हो, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि इसमें 90 की जगह पर 60 जो है वो रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हमें करेक्ट टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ताकि उससे हम करेक्ट मीन को कैलकुलेट करें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गलत वैल्यू है उसको माइनस करना पड़ेगा, और जो सही वैल्यू है उसको प्लस करना पड़ेगा। यानी कि 2460 के अंदर आपको 60 को माइनस करना है, 60 को माइनस करना है और 90 को प्लस करना है, और ये जो वैल्यू निकल कर आएगी ये हमारी करेक्ट टोटल वैल्यू ऑफ मीन निकल कर आएगी। जो मीन का फॉर्मूला है, मैंने आपको क्या बताया, मीन का फॉर्मूला क्या है, जो टोटल वैल्यूज की जो सम है, टोटल सम है, यानी कि सिग्मा ऑफ एक्स है, उसको नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ डिवाइड करना है। तो पहले जो सिग्मा ऑफ एक्स था वो 2460 था, और नंबर ऑफ वैल्यूज थी 30, ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारा मीन 82 आया वो क्या था, गलत हो गया था, क्योंकि ये टोटल सही नहीं था। उसके बाद अब हमें एक ऐसा टोटल चाहिए था जिससे हम करेक्ट मीन कैलकुलेट कर दें। इसके लिए हमें चाहिए कि इस टोटल के अंदर जो गलती हुई थी उसको सुधार दिया जाए। कैसे सुधारा जाएगा, जो गलत वैल्यू को इंक्लूड किया था उसको बाहर निकाल दो, और जिस सही वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया था उसको प्लस कर लो। इसीलिए मैंने 60 को माइनस कर दिया जो गलत रीड हुआ था, और 90 को प्लस कर दिया, 2490 आ गया है। 2490 को अब हमें 30 के साथ जो है वो डिवाइड करना है। तो अब जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा करेक्टेड मीन जो है वो होगा, तो 83 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर। आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, ये क्वेश्चन था क्या कि हमारे पास क्या हुआ था कि जो टोटल वैल्यू थी, वैल्यूज का जो सम था वो गलत हो गया था। क्यों गलत हो गया था, क्योंकि 90 की जगह पे हमने 60 रीड कर लिया था, और जब टोटल गलत हुआ तो हमारा मीन गलत हो गया। तो हमें सही मीन कैलकुलेट करना था, सही मीन के लिए हमें सही टोटल चाहिए था। सही टोटल को हम कैसे अचीव कर सकते थे, तो जो गलती थी उसको निकाल दो, यानी कि 60 को बाहर कर दो माइनस करके, और जो 90 सही था उसको इंक्लूड कर दो, सही टोटल अपने पास निकल कर आ जाएगा। क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ मेरिट ऑफ अरिथमेटिक मीन, इसमें से कौन सा हमारा मेरिट है, यानी कि एडवांटेज है अरिथमेटिक मीन का। पहला क्या है, इट इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू फॉलो, ये बहुत इजी है, मतलब कि हम इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, तो ये हमारा मेरिट है, एडवांटेज है। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, तो ये भी सही है। जो अरिथमेटिक मीन होता है उसके अंदर हम सभी ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करते हैं और उसको कंसीडर करके ही मीन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सारी ऑब्जर्वेशन को हम इंक्लूड करते हैं, उसके बेस पर ही मीन को कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि जो सैम्पलिंग है उसके अंदर जो भी फ्लक्चुएशन होती है उसका कम इम्पैक्ट पड़ता है इसके ऊपर, तो ये भी हमारा मेरिट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे हमारे अरिथमेटिक मीन के मेरिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डैश इज द एवरेज वैल्यू और मीन which measure the central tendency of the set of numbers by taking the root of the product of their values। अब इस क्वेश्चन को एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर मैं समझाऊंगा। पहले इसका आंसर बता दो, इसका आंसर है जियोमेट्रिक मीन, ठीक है। जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, तो सिंपली देखो हमारे पास जो भी डाटा अवेलेबल होता है, जैसे आपके पास डाटा है 20, 30, 40 और 50, ये आपके पास जो है वो डाटा अवेलेबल है। एक काम करते हैं, दो ही डाटा लेते हैं यहाँ पर, 20 और 30, ये आपके पास डाटा अवेलेबल है, इसका आपको जियोमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जियोमेट्रिक मीन का, तो अंडर रूट एन, ठीक है, इनका प्रोडक्ट, ये जो डाटा वैल्यू गिवन है इनका प्रोडक्ट, यानी कि x1 इंटू x2, और आगे अगर वैल्यू है तो x3। यानी कि यहाँ पर अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करूं तो मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, अंडर रूट x कितना है 20, x1 और इंटू 30, ठीक है। और यहाँ पर हमारा n क्या है, n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पर 2। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 20 इंटू 30, ये कितना आ रहा है 600, तो 600 का अंडर रूट कितना आया हमारा 2। अगर हम कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा 24.49, ठीक है। तो ये जो मीन कैलकुलेट हुआ है ये हमारा जियोमेट्रिक मीन जो है वो कैलकुलेट हुआ है, और इसका यूज हम जनरली रेट
अगर रेट का डाटा गिवन है या फिर परसेंटेज में कोई चीज गिवन है तो उसका सेंटर पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए यूज जो है वो करते हैं। तो आई होप आपको जो जियोमेट्रिक मीन है वो क्लियर हो गया होगा। अब ये क्या कह रहा है कि ऐसी एवरेज वैल्यू जो कि हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जो नंबर्स हैं उनको उनके प्रोडक्ट का अंडर रूट कैलकुलेट करके, देखो हमने क्या किया यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है, उसका अंडर रूट किया है, उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आई है वो हमारा जियोमेट्रिक मीन जो है वो कहलाएगा। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझेंगे ताकि आपको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन देखो क्या है, स्टूडेंट्स गिवन है A B C D, ठीक है, उनके मार्क्स गिवन है 30 20 50 एंड 60, ठीक है। इसकी हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू अंडर रूट एन एक्स इंटू x2 इंटू x3, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ, यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूँ तो हमारी जो वैल्यूज आएगी x1 कितना है, ये अंडर रूट कर लेते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, टोटल ऑब्जर्वेशन 4 है, और x1 कितना है 30 इंटू 20 इंटू 50 इंटू 60, ठीक है। तो अगर हम इसको फटाफट से कैलकुलेट कर लें तो 30 इंटू 20 इंटू 50 इंटू 60, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी यहाँ पर 1,18,00,000, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 18,00,000, ठीक है। यहाँ पर 4, अब इसका 4 टाइम्स हमें अंडर रूट निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर के ऊपर 2 बार जो ये अंडर रूट का साइन है ना उसको प्रेस करना है, 1 2, तो ये कितना आ रहा है 36.62, 36.62। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप डाटा कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। तो अभी जो हमने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया था वो अनग्रुप डाटा था, यानी कि उसमें डाटा का ग्रुप नहीं बना हुआ था। क्या करेंगे, ग्रुप्ड डाटा का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो मार्क्स गिवन है हमारे पास 40 50 एंड 60, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है कितनी यहाँ पर 1 2 एंड 1, ठीक है। इससे हमें ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा चेंज होगा। जो अनग्रुप डाटा है उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है जो हमने अभी डिस्कस किया, पर जो ग्रुप डाटा जब बात आ जाती है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर हमारा, x1 की पावर f1, x2 की पावर f2 एंड x3 की पावर x4, ठीक है, सॉरी x3 की n की पावर fn। अब ये मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जनरली जनरली देखो, जब हमने पहले क्वेश्चन किए थे तो वहां पर हम एफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते थे, एक्स को एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, पर यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर क्या है, हमें एक्स की पावर f1 को बनाना है, यानी कि अगर हमारा x यहाँ पर कितना है, x अगर हमारा यहाँ पर 40 है तो f क्या होगी, उसकी पावर होगी यानी कि 1। उसके बाद अगर मान के चलो हमारा जो x है वो 50 है तो f2 उसकी क्या होगी, पावर होगी यानी कि स्केयर होगा। और अगर हमारा 60 है तो उसकी पावर क्या होगी, 1 होगी। तो डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें मल्टीप्लिकेशन के अंदर f को x की पावर जो है वो बनानी है, यानी कि अगर x 40 है और f1 है, फ्रीक्वेंसी 1 है, तो वो उसकी पावर जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे कितने हैं, 4 है, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है 40 की पावर 1 है, 50 की पावर 2 है और 60 की पावर 1 है। तो अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करें, अगर हम इसकी वैल्यूज यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 40 की पावर 1 है तो 40 एज इट इज आ जाएगी, 50 इंटू 50 इसकी सेकंड पावर, तो ये हमारी कितनी है, 2500 आ जाएगी, और 60 की 60 रह जाएगी। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2500 प्लस हमारा यहाँ पर 40 प्लस 60, तो ये कितना है 2600 आ गया। कितना आ गया हमारा यहाँ पर, टोटल वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2600। तो 2600 में यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब इसका अंडर रूट 4, तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 2 बार ही आपको क्या करना है, यहाँ पर अंडर रूट प्रेस करना है, तो वो कितना है 7.14, 7.14। तो हमारा थोड़ी सी यहाँ पर लग रहा है मिस्टेक है, ऑल स्टिक यहाँ पर 40 की पावर 1 है तो 40 आएगा, 50 की पावर, ठीक है। एक बार फिर से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे यहाँ पर 50 इंटू 50, तो 2540 प्लस 60, ठीक है। हमारे यहाँ पर 2 बार अंडर रूट, तो ये हमारा 7.14 ही आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में ही थोड़ी सी गलती है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा 7.14 जो है वो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। कितना आएगा, 7.14। क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है आसानी से ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हो।
तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, डैश इज अ टाइप ऑफ एवरेज दैट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जब हम एक डाटा के रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं और उस अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपके पास डाटा है 3 4 5 का, ठीक है। आपने क्या किया, इसके रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया, यानी कि 1/3, 1/4 एंड 1/5 का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो जो भी वैल्यूज है उसका सम निकाल दो, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ, तो हमारा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 का को हमें 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा अरिथमेटिक मीन जो है वो कैलकुलेट हो जाए। उसके बाद जब हम इस अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कर देते हैं, रेसिप्रोकल मतलब कि हम इसको उल्टा कर दें, तो ये कितना आ जाएगा, 3/1/3, 1/4, 1/5, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, तो जो हमारा आंसर रहेगा ना वो होगा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन भी हमारा एक तरह का एवरेज ही होता है, बस इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो जो भी आपके पास डाटा गिवन है पहले उसके रेसिप्रोकल का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करो जो हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। उसके बाद अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल किया तो ये उल्टा हो गया, 3 ऊपर चले गया और नीचे आ गया, तो हमारा यहाँ पर हार्मोनिक मीन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे तो आपको और थोड़ी यहाँ पर क्लैरिटी आएगी। तो क्वेश्चन देखो क्या है, गिवन द फॉलोइंग इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स कैलकुलेट हार्मोनिक मीन। तो इस डाटा से हमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर जो हमारा फॉर्मूला है पहले हम वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूला देखो क्या है, n डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x, जिसमें n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज की वैल्यूज यहाँ पर कितनी है। तो हमारा अगर हम n देखें तो 1 2 3 4 5 यानी कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज है वो कितनी है, 5 है, तो हम यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। उसके बाद सिग्मा ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x, अब x क्या है, हमारे यहाँ पर वेरिएबल है, ऑब्जर्वेशन है, 5 8 3 5 6 ये क्या है, हमारे वेरिएबल है। तो हमें इन वेरिएबल का 1 डिवाइड करके सिग्मा जो है वो कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट करूँ तो ये क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 5 एंड 1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। ये हमने यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फटाफट से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 को अगर हम 5 के साथ डिवाइड करें, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आएगा हमारा 0.2, ठीक है। उसके बाद अगर 1 को हम 8 के साथ डिवाइड करें तो वो कितना आएगा हमारा 0.125, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 डिवाइड करें, तो ये कितना आएगा 0.333। 1 को 5 के साथ 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आएगा 0.2, एंड 1 को अगर 6 के साथ हम करें यहाँ पर तो ये आएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा 0.16, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका समेशन करना है, सिग्मा चाहिए ना हमें इन सब का, तो हमें इसको क्या करना है, टोटल कर देना है। तो 0.2 प्लस 0.125 प्लस 0.333 एंड 0.2 प्लस हमारा 0.16, तो जो हमारा डिनोमिनेटर आया है यहाँ पर वो कितना आया है 1.018, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूं तो 5, ये तो हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड था, ये हमने कैलकुलेट किया सॉल्व करके 108, ठीक है। अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 के साथ अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 1.018, तो ये जो हमारा आंसर रहेगा वो कितना आएगा 4.9115, 4.9115। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से हार्मोनिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो फॉर्मूला आपको समझना है, रटना नहीं है, समझना है कि हमने ये फॉर्मूला बेसिकली बनाया कैसे है, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल करके ये फॉर्मूला हमने बनाया। नेक्स्ट अब बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, यानी कि अगर हमारे पास ग्रुप्ड डाटा, ये तो अनग्रुप्ड डाटा था, ग्रुप नहीं बनाया था, सिंगल सिंगल वैल्यूज थी। अगर अब हमारे पास ग्रुप डाटा आ गया तो उसको हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मार्क्स गिवन है हमारे 10 15 20 25 30, फ्रीक्वेंसी गिवन है कि 10 मार्क्स 4 बच्चों के आए हैं, 15 मार्क्स 7 के और 26 के और 25 4 के। अब इसे हमें कैलकुलेट क्या करना है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखो n की वैल्यू तो सेम रहेगी, n की वैल्यू सेम रहेगी, बस यहाँ पर सिग्मा ऑफ 1 डिवाइडेड x की जगह पे सिग्मा ऑफ 1 f डिवाइडेड बाय x आ जाएगा। यानी कि
हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, n डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ 1 f डिवाइडेड बाय x। क्या है, f डिवाइडेड बाय x, यानी कि पहले यहाँ पर 1 होता था, पर अब क्या आएगी, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आएगी जो भी उस मार्क्स की होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करें तो सबसे पहले n की बात कर लेते हैं। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, यानी कि यहाँ पर जितनी भी ऑब्जर्वेशन ली है इसका टोटल नंबर कितना है। तो अगर हम इसका समेशन करें 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8, तो ये कितना आ रहा है हमारा 29 आ रहा है। कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 29 आ रहा है। यहाँ पर 12 6 18 एंड 4 22 एंड 29। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारा, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कितने हैं 29। ठीक है, तो एन की वैल्यू तो हमें मिल गई, एन की वैल्यू हमें आसानी से मिल गई, वो है 29। अब देखो क्या है, एफ सिग्मा ऑफ एफ डिवाइडेड बाय एक्स। तो अगर मैं वैल्यूज यहाँ पर पुट करूं तो सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट वैल्यू है, यानी कि जो मार्क्स है वो कितने हैं 10 है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एक्स तो 10 है पता लग गया, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 10। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म्स की हमें यहाँ पर करनी है, तो ये हमारा आएगा 7 डिवाइडेड बाय 15, एंड उसके बाद 6 divided by 20, 4 divided by 25 एंड 8 डिवाइडेड बाय 30। तो कैसे मैंने किया, सिंपली देखो f को x के साथ डिवाइड कर देना है, तो यहाँ पर f कितनी है 4, तो f की वैल्यू मैंने 4 डिवाइडेड बाय 10, 10 क्या है x है, तो वो ऑलरेडी हमें दिया है, बाकी के साथ भी ऐसा ही करना है। अब फटाफट से हमें इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर देनी। तो सबसे पहले 4 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया 0.4। ठीक है, उसके बाद 7 डिवाइडेड बाय 15, 7 डिवाइडेड बाय 15, तो ये कितना आ गया 0.466। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 6 डिवाइडेड बाय 20, 6 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना है 0.3। 4 डिवाइडेड बाय 25, 4 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आया 0.16। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारी 8 डिवाइडेड बाय 30, तो 8 डिवाइडेड बाय 30, तो ये आया हमारा 0.26। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका समेशन करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिग्मा चाहिए था। ठीक है, तो फटाफट से इसका सिग्मा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.4 प्लस 0.466, सॉरी फिर से 0.4 प्लस 0.466 प्लस 0.3, 0.16 एंड 0.26। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू आ रही है 1.586, 1.586। तो इसका मैंने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो n कितनी थी 29। ठीक है, सिग्मा ऑफ f डिवाइडेड बाय x वो कितनी थी 1.586। जब हम इसको सॉल्व करें तो 29 डिवाइडेड बाय 1.586, ये कितना आ रहा है हमारा 18.28। कितना आ रहा है हमारे यहाँ पर 18.28। तो थोड़ी सी यहाँ पर चेक कर लेते हैं कहीं वैल्यूएशन में तो कोई मिस्टेक नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर 18.28। तो कैलकुलेशन हमारी प्रॉपर थी, बस यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज है, ग्रुप डाटा है, तो वहां पर आपको हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है, n डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ f डिवाइडेड बाय x। एंड इफ इंडिविजुअल सीरीज है, कोई भी ग्रुप डाटा नहीं है, अनग्रुप डाटा है, तो वहां पर सिंपल फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स। तो आई होप आपको यहाँ पर जो मीन की कैलकुलेशन है वो क्लियर हो गई होगी। तो मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मीन, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन जो है कैलकुलेट करना सिखा दिया है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मीडियन के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है, डैश इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैट रिप्रेजेंट द मिडिल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट व्हेन अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सिंपल भाषा में समझो, एक ऐसी वैल्यू, ठीक है, एक ऐसी वैल्यू जो कि डाटा के मिडिल पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है जब भी हम डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी मीडियन इज अ करेक्ट आंसर। अब इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर समझते हैं। तो एग्जांपल देखो क्या है, हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स गिवन है 85, 72, 90, 68 एंड 50। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन बेसिकली क्या होता है, मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा। क्या होता है, मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा। जैसे सिंपल एग्जांपल दो तो हमारे पास डाटा है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस डाटा का मिडल वैल्यू क्या है 3, मतलब कि 2 इस तरफ 2 इस तरफ, मिडल वैल्यू क्या है, ये है हमारा मीडियन। क्या है हमारा मीडियन, जो कि डाटा का मिड पॉइंट होता है, मिड वैल्यू होता है। ठीक है,
अब देखो, मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले डाटा को या तो असेंडिंग बढ़ते क्रम में या फिर डिसेंडिंग उसका ऑपोजिट करना पड़ता है, तभी हम मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे जो डाटा है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं दिया है, पहले 85 है, फिर 72 है, फिर 90 है, फिर 68 है, फिर 58 है। तो अगर अब आप इसकी मिडिल वैल्यू कैलकुलेट करो 90, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, पहले डाटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो छोटा हमारा क्या है 58, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 58। उसके बाद है हमारा 68, तो इसको मैं 68 लिख दूंगा। फिर उसके बाद है हमारा 72, तो 72 लिख दूंगा। उसके बाद है 85, उसके बाद है हमारा 90। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर ये जो 72 है वो क्या है, हमारा मीडियन है। ये क्या है, हमारा डाटा का मिड वैल्यू है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो मिड मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको डाटा को अरेंज करना जरूरी है, और अगर आप डायरेक्ट जाकर मिडल वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हो तो वहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द मंथली सैलरीज ऑफ 10 एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा, यानी कि 10 एम्प्लॉयज है, 10 नहीं है यहाँ पर, सॉरी 9 एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर 9 एम्प्लॉयज है जिनकी मंथली सैलरी गिवन है 3000, 3500, 2800, 2900, 2000, 3200। ठीक है, अब हमें इसका मीडियन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है कि पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा। तो फटाफट से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे छोटा हमारे यहाँ पर क्या है, 2000। कितना है हमारे यहाँ पर, सबसे छोटा है 2000। ठीक है, उसके बाद है 2200। क्लियर है, उसके बाद हमारा यहाँ पर 2300 है। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर 2600 है। ठीक है, उसके बाद हमारा 2900 है। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पर 3000 है, और लास्ट में हमारा 3200। तो जो टोटल एम्प्लॉयज है वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दो वैल्यूज यहाँ पर मिसिंग है, एक है हमारी 2800 की। ठीक है, तो यहाँ पर 2800 एक मिसिंग थी, और कौन सी वैल्यूज मिसिंग है आप भी मुझे यहाँ पर बताइए, 3500 की। ठीक है, तो दो वैल्यूज यहाँ पर मैं लिखना भूल गया था। तो ये हमारी जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो गई है। अब हमें इसकी मिड वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वैसे तो हमें पता है 1 2 3 4, मिड वैल्यू हमारी क्या है 2800 है, ये तो हमें सीधा यहाँ पर दिख रहा है। पर हमें ना ऐसी वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी तो छोटा डाटा है तो आप इजिली कैलकुलेट कर लोगे, पर हमें यहाँ पर जब भी कोई बड़ा डाटा आता है तो वहां पर हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। तो मीडियन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारा देखो क्या है, n+1 nth डिवाइडेड बाय 2। यानी कि आपकी जो n है, n क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 2 3 4 7 8 7 8 9। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है यहाँ पर 9 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 9 फिल कर देंगे। ठीक है, +1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि जो आपकी n है उसमें 1 करके उनको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आगे फिफ्थ। ये जो फिफ्थ टर्म होगी ना, ये हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। क्या होगी, मीडियन होगी। तो यहाँ से अगर आप फिफ्थ टर्म कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5, तो ये कितनी है 2800 है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी कैलकुलेट करके दिखा दिया था, पर एक प्रॉपर फॉर्मूले के थ्रू हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना होता है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, 1 + n+1 डिवाइडेड बाय 2। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितनी टर्म हमारी मीडियन है। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने डिवाइड किया तो ये 5 आया, तो 5 हमारा मीडियन नहीं है, बल्कि फिफ्थ टर्म हमारी यहाँ पर जो है वो मीडियन है। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला था ये तब यूज किया जाता है जब हमारे पास जो वैल्यूज है वो ऑड। यहाँ पर आप देखोगे कि वैल्यूज कितनी है, 9। वैल्यूज कितनी है यहाँ पर, 9 है, तो ये क्या है, एक ऑड वैल्यूज है। तो वहां पर हम आसानी से ये वाला फॉर्मूला जो है यूज कर सकते हो। पर जब इवन आ जाएगी, इवन वैल्यूज होगी 10 12 14 16, तो वहां पर आपको फॉर्मूला दूसरा यूज करना पड़ेगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है, सेम हमें मंथली सैलरीज गिवन है, पर यहाँ पर जो इंप्लॉयज है वो 10 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर हमारे क्या है 10 है। पहला स्टेप सेम है कि हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी आपका मन करे उसमें करना पड़ेगा। तो हम इसको असेंडिंग में कर लेते हैं। तो सबसे छोटा हमारा क्या है यहाँ पर 2000 है, उसके बाद हमारा 2200 है, उसके बाद हमारा यहाँ पर 2300 है,
ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर 2600 है, नेक्स्ट हमारा 2700, 2800 एंड उसके बाद हमारा 2900 और 3000, ठीक है, और 35, एक 3200 भी है और 35 भी है, ठीक है। तो देखते हैं 10 हो गए हमारे पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 वैल्यूज हमारी हो गई हैं, ठीक है। अब अगर आप ऐसे कैलकुलेट करना चाहो तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि दो वैल्यूज आ जाती है, मिडिल वैल्यू आपको मिलेगी नहीं। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करो 1 2 3 4 5, तो ये 2700 है, यहाँ से भी कैलकुलेट करो तो 25 ये भी आ रहा है, देखो 5 6 आ रहा है, तो एक मिड वैल्यू आपको नहीं मिल पा रही है। तो वहां पर आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। वो क्या है, n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट करें तो n कितनी है, 10 है, उसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ, प्लस उसके बाद हमारे यहाँ पर 10 कितना है, 10 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। तो ये आ रही है हमारी फिफ्थ। अगर मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरी वैल्यूज कितनी आ रही है, 10 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा आएगा फिफ्थ, ठीक है। उसके बाद 6, ये 10 डिवाइडेड बाई 2, ये 5 आ गया प्लस 1, यानी कि ये आ गया हमारा 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे टर्म्स आ गई है। आपको क्या करना है, फिफ्थ टर्म आइडेंटिफाई करते हैं, 1 2 3 4 5 2700 है, ठीक है। उसके बाद सिक्स टर्म कौन सी है हमारी, 2800, जिसको प्लस करना है, इसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ और आपका मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हुआ क्या, पहले हमें दो टर्म जो चाहिए वो हमने आइडेंटिफाई किया। वो कैसे किया, n डिवाइडेड बाई 2 प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो वो हमारा फिफ्थ और सिक्स टर्म आ गया, उसको हमने प्लस कर लिया। अब इसे हमें प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करना है। तो 2700 प्लस 2800 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 2750, 2750। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी 2750, ये हमारा क्या है, मीडियन है। तो अगर इवन नंबर आ जाता है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। तो इस डाटा के बेस पर हमें 30 स्टूडेंट्स का जो मीडियन है उसे कैलकुलेट करना है। तो अब ये जो हमारे यहाँ पर मार्क्स रेंज है वो कौन कौन सा है, 70, 70, 75, 80, 85 एंड 90। अब देखो क्या था, ये जो दो क्वेश्चन आपने ऊपर किए वो थे अनग्रुप डाटा, यानी कि हमने ग्रुप बनाए नहीं हुए थे, सिंगल सिंगल डाटा था। अब हमने क्या किया, इसको ग्रुप कर दिया, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ले आइए, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया जाएगा, इस क्वेश्चन को कैसे यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, तो इसके लिए हम डिफरेंट मेथड का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, यानी कि जो टोटल हमारी वैल्यूज आती है फ्रीक्वेंसी की। तो पहला जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो तो हमारा क्या है, 7 है। उसके बाद 7 प्लस 6 15, ठीक है। उसके बाद हमारा 15 प्लस 10 25, उसके बाद हमारा 29 और इसमें हमें 8 और प्लस कर देना है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 37, ठीक है, 37। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक लग रही है, 7 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 8, तो ये हमारा 35, ठीक है। यहाँ पर 35 स्टूडेंट है, तो ऊपर भी यहाँ पर प्लीज करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ऊपर भी यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, ये हमारे क्या है, 35 स्टूडेंट्स है, 30 स्टूडेंट्स नहीं है, यहाँ पर 35 स्टूडेंट्स है, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है। ओके, तो अब हमें यहाँ पर क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली n को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, n को 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो n कितना है, n हमारे यहाँ पर कितना है, 35 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इसको 35 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, 17.5। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 17.5 से नेक्स्ट वैल्यू कौन सी बड़ी है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 15 17.5 से छोटी है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी बड़ी है, 25, 25। तो इसका जो हमारा x होता है, यानी कि जो 80 है, ये हमारा मीडियन होता है। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले एक टेबल बनाना है, वहां पर जो मार्क्स रेंज है और जो फ्रीक्वेंसी है वो लिखनी है। आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। उसके बाद एन को 2 के साथ डिवाइड करना है, और जो वैल्यू आएगी, जो हमारी 17.5 आएगी, उससे जो नेक्स्ट टर्म बड़ी होगी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, फ्रीक्वेंसी में मत देखना, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर वो
उसका जो हमारा x होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। तो इस केस में हमारा मीडियन क्या हुआ, 80 हुआ। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कैलकुलेट द मीडियन ऑफ मार्क्स 60 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा के बेस पर हमें 60 स्टूडेंट्स का मीडियन जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये भी जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल आ गए हैं, यानी कि ये हमारी कंटिन्यूस सीरीज है। 65 से लेकर 70 तक हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं, 70 से लेकर 75 तक जो है वो 11 स्टूडेंट्स हैं, 75 से लेकर 80 तक 14 स्टूडेंट्स हैं। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर कैसे सॉल्व करना है, तो इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो है मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 एन डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए, वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पर, मीडियन क्लास चाहिए। और मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट होती है, तो सिंपली आपको n डिवाइडेड बाय 2 करना है। क्या करना है, n डिवाइडेड बाय 2 करना है, और जो वैल्यू आएगी उसके अगली टर्म को सिलेक्ट कर लेना है, मतलब कि अगली कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को। जैसे n हमारे यहाँ पर कितना है, टोटल मैंने ऑलरेडी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की हुई, तो n कितना है, 60 है, उसको डिवाइड कर देना है 2 के साथ। तो ये कितना आया हमारा, 30 आया। तो यहाँ पर आपको देखना है कि 30 के बाद नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही है। 30 को नहीं लेना है, वो तो इक्वल होगा, उससे ज्यादा, उससे नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही है, ये आ रही है 47। 47 ये जो है हमारी क्या है, मीडियन क्लास है। यहां तक आपको क्लियर हुआ। करना क्या है, क्वेश्चन को आपको टेबल बनाना है, रेंज फ्रीक्वेंसी लिखनी है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए आपको मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ता है वो आगे मैं बताऊंगा। ये कैसे पता करोगे, एन को 2 के साथ डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू आए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर, उस वैल्यू से जो वैल्यू ज्यादा हो, नेक्स्ट वैल्यू अगली नहीं, नेक्स्ट उसके जस्ट नेक्स्ट, उसको सिलेक्ट कर लेना, वही हमारा मीडियन क्लास होता है। जैसे यहाँ पर हमारा 30 आया, तो 30 से आगे कौन सा है, 47 है, तो आपको 47 सिलेक्ट करना है, उससे आगे आपको नहीं जाना है। क्लियर है आपको यहाँ पर, क्लियर है। तो ये क्या आ गया, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्यों कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर देखो जो ये L1 L2 वगैरह दिया हुआ है, ये हमारी मीडियन क्लास ही। तो सबसे पहले बात करते हैं L1 की। L1 क्या है यहाँ पर, L1 है हमारा यहाँ पर जो मीडियन क्लास है उसकी लोअर वैल्यू। जैसे कि यहाँ पर L1 की वैल्यू क्या होगी, 80 होगी। ये हमारी मीडियन क्लास है, उसकी लोअर वैल्यू कितनी है, 80। L2 क्या है, L2 है हमारी यहाँ पर जो अपर लिमिट है, ठीक है। उसके बाद n डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो आपको पता ही है। CF क्या है, CF क्या है, तो जो हमारी मीडियन क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इससे जस्ट जो प्रीसीडिंग यानी कि पिछली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी CF कहलाएगी। जैसे ये हमारी क्या है, ये हमारी है मीडियन क्लास, इससे जस्ट प्रीसीडिंग पिछली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 30। तो CF की वैल्यू कितनी आएगी, 30। अगर हम इसको वैल्यूज को पुट करें, तो L1 कितना है, 80 है, ठीक है। उसके बाद L2 कितना है, L2 है हमारा 85, 85 माइनस 80, ठीक है। उसके बाद n डिवाइडेड बाय 2, n कितना है हमारा 60 डिवाइडेड बाय 2 माइनस CF कितना है, 30 है। इसको डिवाइड करना है f के साथ, इसको डिवाइड करना है हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ। तो फ्रीक्वेंसी हमारी F1 वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17। फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे यहाँ पर, 17। तो ये ध्यान रखना है, फ्रीक्वेंसी का मतलब जो मीडियम क्लास है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है आपको। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 80, यहाँ पर हमारा 5, ठीक है। और यहाँ पर 30 माइनस 30, ये 60 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करें तो ये 30 माइनस 30 आ जाएगा। तो 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, 70। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 70 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 85 ये हमारा 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 70। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0 आ गए, तो इसकी तो वैल्यू 0 आ जाएगी, 80 प्लस 0। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या होगा, 80 होगा, यानी कि जो हमारा मीडियन होगा वो 80 होगा। तो ऑप्शन बी 80 इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी 80 इज अ करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप तीनों तरह की जो सीरीज होती है वहां पर मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मोड। अब हमें कैलकुलेट करना है मोड। अब मोड क्या होता है, तो इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो आपके पास जो भी डाटा गिवन होता है, ठीक है, उसके अंदर जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर होती है उसी को हम मोड कहते हैं, उस डाटा सीरीज का। जैसे यहाँ पर हमारे पास डाटा गिवन है 5 8 3 5 6 2 5, इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी वैल्यू अकर हुई है, तो आप देखोगे जो 5 है
वो यहाँ पर 3 बारी अकर हुई है, तो ये हमारी इस सीरीज का क्या कहलाएगी, मोड कहलाएगी। सिंपली जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार अकर होती है। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर किसी डाटा के अंदर दो वैल्यूज एक से ज्यादा बार आ जाए, मतलब कि सबसे ज्यादा बार आ जाए, जैसे एग्जांपल में आपका मान के चलो 1 2 2 3 3, यहाँ पे लिख दे, जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलो यहाँ पर 1, फिर उसके बाद 2 2 दो बारी है, 3 3 भी दो बारी है, 4 5। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दो वैल्यूज जो है वो सबसे ज्यादा बार अकर हुई है, वो है 3 3 एंड 2 2, 3 3 2 2 एंड 3 3, मतलब कि 2 और 3 दो दो बारी आए हैं। तो इस केस में ये दोनों ही हमारे जो है वो मोड कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कि कौन सा हमारा यहाँ पर मोड होगा, तो सिंपल सी बात है, जो सबसे ज्यादा बार अकर हुई है तो वो है 5। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है, गिवन द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मोड। अब हमें यहाँ पर ग्रुप डाटा का मोड कैलकुलेट करना है। तो मार्क्स गिवन है 10 15 20 25 एंड 30, फ्रीक्वेंसी गिवन है 4 7 6 4 8। अब इससे हमें मोड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब कैसे होगा, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार अकर हुई है। जैसे यहाँ पर 10 लिखा है, तो 10 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के हैं, तो 10 कितनी बार अकर हुआ है, 4 बारी, 15 7 बारी, 20 6 बारी एंड 30 8 बार। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस कौन सी अकर हुई है, 8, सॉरी सॉरी 30, मतलब 8 स्टूडेंट्स के 30 मार्क्स आए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो मोड होगा वो क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि 30 जो है वो सबसे ज्यादा बार अकर हुआ है, सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है एक डाटा सीरीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन द फॉलोइंग कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट द मोड। हमें यहाँ पर मोड को फाइंड आउट करना है। कैसे होगा, तो वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाना जो हमने पहले लगाया, वो सेम फॉर्मूला यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, देखो वो थी डिस्क्रीट सीरीज, ये है क्लास इंटरवल यानी कि कंटिन्यूस सीरीज। 10 से 15 5, 15 से 20 8, 20 से 25 10। अब इससे हमें कैलकुलेट करना है हमारा मोड। उसके लिए हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर फॉर्मूला है। तो मैंने आपको मोड के 3 क्वेश्चन करवाए, तीनों ही डिफरेंट है। पहले वाले में इजी, बहुत इजी था। दूसरे वाले में ग्रुप डाटा पर डिस्क्रीट सी। तीसरा है हमारा कंटिन्यूस, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ जीरो माइनस एफ वन टू एफ जीरो माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू एच। अब इसमें जो वैल्यूज है उसको समझ लो। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू अकर हुई है फ्रीक्वेंसी वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वो कितनी है, 10, यानी कि जो 20 से 25 है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, सबसे ज्यादा है 10 है, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, उसके बाद अब ये जो L1 है ये हमारी लोअर लिमिट है इसकी, जो हमने जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना उसकी लोअर लिमिट है, तो ये कितना है, 20। ठीक है, उसके बाद F0 क्या है, ये जो हमारा F0 है ये हमारा क्या है, तो ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है ना 10, ये है हमारी F1। ये क्या है, हमारी F1 है। F0 क्या है, इसका जस्ट पिछले पीछे वाला। तो पीछे वाला कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 8, इसका जस्ट इसके साथ वाला वो क्या है, F0। ठीक है, और F2 क्या है, इसका जस्ट एक स्टेप आगे। तो कहने का मतलब क्या है कि F1 वो है जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो उस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F1। उसके जस्ट पीछे प्रीसीडिंग वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी F0, और जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी हमारी F2। ठीक है, अब सारी वैल्यूज आपको पता लग गया, एक रह गई H। अब ये H क्या है, तो हमारी जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, यानी कि L2 माइनस L1। ठीक है, एच का पता लग गया। अब फटाफट से यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेते, तो हमारा जो L1 था, सॉरी L था लोअर लिमिट, वो कितना था हमारा यहाँ पर 20। ठीक है, उसके बाद F0 हमारा था 8 माइनस 10, वो कितना है हमारा F1। ठीक है, उसके बाद इंटू करना है एच। एच कितना है, क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटर अगर हम देखें तो क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि L2 माइनस L1 अगर हम करें तो वो क्या है, 22 25 माइनस हमारे यहाँ पर 20, तो ये आ रहा है 5। तो ये कितना आ रहा है 5, उसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड किसके साथ करना है, हमारा 2F0, 2F0 यानी कि हमारे यहाँ पर 8 इंटू 2। ठीक है, माइनस हमारा F1 कितना है, F1 है 10 माइनस 8। ठीक है, 8 क्या है हमारा, F2 है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 28 माइनस 10 ये कितना आया, -2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8, ये हमारा कितना आ जाएगा 16 माइनस हमारा ये क्या है 18। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20
यहाँ पर हमारा प्लस आएगा, थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा -10, 20 प्लस -10 डिवाइडेड बाय हमारा -2, ठीक है। माइनस माइनस यहाँ पर कट हो गए, इसको सॉल्व किया तो ये 5 आ गया, तो 25 इज द करेक्ट आंसर। तो 25 हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा मोड। क्लियर है। तो कैसे सॉल्व किया क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखो फॉर्मूला अप्लाई किया, तो फॉर्मूला क्या है, एल, वो L1 क्या है, लोअर लिमिट 20 प्लस 8 क्या है हमारा, F0 है प्रोसीडिंग 8 -10 ये F1 है इंटू 5, 5 क्या है हमारा H है, वो है जो हमारे क्लास इंटरवल के बीच में डिफरेंस है, तो वो कितना है 5 का है सभी क्लास इंटरवल में, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे 2F0 मतलब कि 2 इंटू 8 इन -10 -8, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 16 -18 हो जाएगा हमारा, ठीक है, और -2 आ जाएगा। -10 -10 माइनस माइनस कट हो गए, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा विजिबल नहीं है, तो हमारा जो आंसर आया था वो क्या था 20 -10 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कट हो जाएंगे, 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का, तो 20 प्लस 5 ये हमारा कितना आ गया 25, तो ये हमारा क्या है मोड आ जाएगा। क्लियर है आपको। तो यहाँ पर जो हमारा आज का टॉपिक है वो पूरा होता है। तो हमने यहाँ पर डिटेल में समझ लिया है कि मीन मीडियन मोड क्या होता है। तो इस लेक्चर में हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा है। नेक्स्ट चैप्टर में जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, सॉरी नेक्स्ट पार्ट है, उसमें हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया है तब भी एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिए ताकि मुझे भी यहाँ पर पता चल सके, ठीक है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एबीएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नो अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।